दोस्तों नमस्कार। करंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। आप लोगों के कई बार आग्रह करने के बाद कि अनुच्छेद की सर आगे वाली वीडियो बना दीजिए, तो आज मैंने सोचा आपकी एक क्लास डाल दें। देखिए, इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ये अनुच्छेद पढ़ने के बाद में आपको किसी एक अनुच्छेद देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं अनुच्छेदों से कोई न कोई अनुच्छेद आपके सीधे कट पेस्ट हो जाएगा। और एक आप लोगों की क्वेरी थी कि आप सर कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, तो मैं भी कई कोचिंगों में पढ़ाता हूँ और समय मिलता है जो मेरे शेड्यूल मेरे समय के अनुसार कोई समय खाली मिल जाता है तो उस समय में कहीं भी पढ़ाने लगता हूँ। और आप लोगों को ये ऑनलाइन वीडियो आपको परमानेंट मिलती रहेगी। मैं कहीं भी पढ़ाऊँ, कुछ भी करूँ, ये आपको वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद। हम लास्ट सीन देखते हैं। अपना लास्ट सीन हमारा अनुच्छेद 32 तक हमने कंप्लीट करा रखे हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 32 के बाद अनुच्छेद 32 तक हमारे सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं 12 से लगाकर 35 तक सारे अनुच्छेद मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो मेरे खुद के अधिकार हैं, इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अगर बात नीति निर्देशक तत्वों की करें तो इनकी शुरुआत 36 से 51 तक होती है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर इसके बीच में कोई भी अनुच्छेद पूछा जाता है, जैसे आपसे कह दें अनुच्छेद 40 में क्या है, उसके किसके अंतर्गत आता है, तो आप एक काम ध्यान रखना कि 36 से लगाकर 51 तक जो भी अनुच्छेद आएगा वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 39 कहता है कि सभी व्यक्तियों को विधिक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ की सरकार का दायित्व होगा कि विधिक माने कानून, मतलब कानूनी सहायता निःशुल्क देने की व्यवस्था करे। अगर आप किसी के पास पैसा नहीं है, वो भी केस लड़ना चाहता है, तो राज्य सरकार सरकारी वकील उसे प्रोवाइड कराए। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। ये अनुच्छेद कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसके नीचे लिख लेना इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगर बात करें अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि महिलाओं की प्रसूति की व्यवस्था करना। महिलाओं की प्रसूति आदि की व्यवस्था करना, ये किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 43 कहता है कामगारों को वेतन की व्यवस्था करना।
मजदूरों को काम व वेतन की व्यवस्था करना। देखो, जैसा आप लोग जानते ही हैं, नरेगा योजना हमारे यहाँ चलती है, तो ये सरकार का ये दायित्व होगा अनुच्छेद 43 के तहत कि कामगारों की काम की व्यवस्था करना, उन्हें वेतन की व्यवस्था करना। जैसे किसी कारणवश, जैसे अभी आप जानते ही हैं कोरोना लगा था, उस बीच में क्या हुआ था, सारे वर्कर एक जगह पे स्थिर हो गए थे, तो उनको पैसा और वेतन उसी के रूप में आप जानते हैं कि 1,000 रुपये इनके खातों में डाले गए थे। तो ऐसे ही इनको क्या करना है, वेतन आदि की व्यवस्था करना। मजदूरों को अगर कोई काम नहीं मिलता है तो उनकी व्यवस्था करना। उसके बाद में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के बारे में आप जानते ही हैं, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता यूपीएससी अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार था। किसमें? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। लेकिन फिर इसके बाद में क्या हुआ, इस अनुच्छेद को यहाँ से हटा दिया गया। अनुच्छेद 45 को यहाँ से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व हमारे अधिकार नहीं है। अब इसको कहाँ पर रखा गया है, तो बात करें, इसको 21 का के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया है। और जो भी मौलिक अधिकार में कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो मेरा अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जब तक ये नीति निर्देशक तत्व में था तब तक हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था, सरकार चाहे व्यवस्था कराती ना कराती। लेकिन जब अब मेरा मौलिक अधिकार हो गया है, अब हम इसका, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि हमको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अगर इसकी बात करें 21 का की, तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये अनुच्छेद यहाँ से हटाकर और कहाँ रखा गया, तो 21 का के अंतर्गत कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में बात करें तो अनुच्छेद 48, सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जो भी मैं लिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से इन्हीं में से कोई आपको कटवेस्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद में अगर बात करें अनुच्छेद 48, तो इसके अंतर्गत आता है पर्यावरण, की सुरक्षा करना और संवर्धन करना। अनुच्छेद 48 पर्यावरण, अनुच्छेद 48 और ये अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन। उसके बाद में अनुच्छेद 49 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 49 की बात करें तो अनुच्छेद 49 कहता है कि महत्वपूर्ण स्मारक का मतलब है जैसे ताजमहल, महत्वपूर्ण स्मारकों की
सुरक्षा करना। ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वो महत्वपूर्ण स्मारक हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करे, सुरक्षा करे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। उसके बाद में अनुच्छेद अगर 50 की बात करें, अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसा आप लोगों को विदित है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब है दोनों का अपना अपना काम होगा, दोनों एक दूसरे के कामों में अड़चन नहीं डालेंगे, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 50 कहता है। कोई संसद का काम चल रहा है और डायरेक्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर दे तो नहीं कर सकता। संसद की कार्रवाई में क्या है? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद में अगर बात करें अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर बात करें 51 का अनुच्छेद 51 का, तो 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य मतलब हमारे कुछ कर्तव्य हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, और कोई भी देश में रहकर अशांति का माहौल नहीं, ऐसे कर करके हमारे 10 कर्तव्य हैं। इन अब एक बढ़कर 11 हो गए हैं। तो मूल कर्तव्यों की बात करें तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा आए हैं, तो आप इसका नाम लिख दीजिए स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों कैसे आए हैं? मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आए हैं। और अगर बात करें कि ये किस संविधान संशोधन आए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आप जैसा आपको मालूम होगा कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा दिलवाएं। अब जैसा आप लोग जानते ही होगी कि बच्चे छोटे होते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कोई उम्र नहीं होती है, तो उनके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दिलवाएं। भाई बच्चे को तो इतना ज्ञान है नहीं, शिक्षा क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये कर्तव्य किसका होगा? अभिभावक का होगा। इसके बाद में इतने नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। अनुच्छेद, तो हमारे नीति निर्देशक के अंतर्गत इतने ही अनुच्छेद आते हैं।
अब हम इससे ऊपर वाले अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है जो कार्यपालिका के अधीन होगा। तो 52 से लगाकर 61 तक, 52 से लगाकर 61 तक राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद हैं, जो कि 52 महत्वपूर्ण है, बाद में 61 महत्वपूर्ण है। बीच के अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो अनावश्यक डाटा रटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, प्रश्न नहीं आता है। तो इसके बाद में बात करें तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति क्या है? आप डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते पद से, ना इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के तहत इसको हटाया जाता है। जैसे देखिए, आप अनुच्छेद 61 का सहारा लेके फिर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में बहुमत पास होता है, और उसके बाद में 14 दिन पहले, कई बार प्रश्न पूछा गया कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले उसको नोटिस किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। तो उसको अपनी सफाई में जो भी कहना होता है तो उसकी वो व्यवस्था करता है, चाहे अपने वकील की व्यवस्था करे। इसके बाद में बात करें अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? जो उपराष्ट्रपति होगा वो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 कहता है जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है जब किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति नहीं होगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। आपको बता दें, आपने लोग कई बार पूछते हैं कि बताइए जब राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उसको वेतन किसका मिलता है? तो आज बता दें, जब वो राष्ट्रपति का कार्य करता है तब उसके सारे वेतन भत्ते राष्ट्रपति के हो जाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के, और ना दोनों के मिलते हैं, सिर्फ एक का ही मिलता है, राष्ट्रपति का। और उसके बाद में उसके द्वारा दिया गया निर्णय, कोई भी अगर वो निर्णय ले लेता है, किसी चीज़ पे साइन कर देता है, कोई अधिनियम बन जाता है, तो वही अधिनियम सर्वमान्य होगा, न कि राष्ट्रपति हट जाए, उपराष्ट्रपति आ जाए और दूसरा राष्ट्रपति आता है तो उसके अधिनियम को खारिज कर दे। नहीं, एक बार राष्ट्रपति ने
जो भी निर्णय ले लिया और जो भी अधिनियम बना दिया तो वो मान्य होगा, चाहे उस समय उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार होता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति के दंड को कम या माफ़ कर सकता है। कम या माफ़ कर सकता है। देखो, राष्ट्रपति को ये छूट होती है कि वो अपने विवेकानुसार सोचकर किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, छोड़ सकता है, चाहे उसे फांसी की सज़ा हो, चाहे जैसी भी हो। अगर उसे लगता है तो वो अपने हिसाब से छोड़ सकता है। एक कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72, सॉरी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह किसी के दंड को कम या माफ़ कर सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद कौन सा है? 74। इतने नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में बात करें अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। भारत का एक महान न्यायवादी होगा। कह सकते हैं केंद्र सरकार का वकील। भारत का एक महान न्यायवादी होगा। ये कौन सा है? अनुच्छेद 76। इसके बाद में बात करें अगर अनुच्छेद 79, भारत की एक संसद होगी। भारत की एक संसद होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 80, राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में कौन है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में कौन है? लोकसभा। तो 79 में भारत की एक संसद होगी, 80 में राज्यसभा होगी और 81 में लोकसभा होगी। संयुक्त रूप से अगर हम जाने तो इन्हें हम सरला कह सकते हैं। इन्हें हम सरला कह सकते हैं। सरला। सरला से सा से संसद, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो संयुक्त रूप से चाहें तो हम इन्हें सरला कह सकते हैं। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, क्रम भी बना रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 कहता है
कि राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। उपसभापति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 108, हाँ 108 की बात करें तो संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति चाहे संयुक्त बैठक को बुला सकता है। संयुक्त बैठक, जैसे किसी कानून व्यवस्था पे वार्तालाप सही तरीके से नहीं हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा में किसी प्रकार का मतभेद है, कोई कानून सही तरीके से पारित नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट। और इसके बाद में अगर बात की जाए तो बुलाता तो है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो, संयुक्त बैठक तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इतने नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर बात करें 108 के बाद में अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक 110 में क्या है? धन विधेयक। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 112। देखिए, आपको क्या करना, जितने मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ सिर्फ इतने ही अनुच्छेद पढ़ने हैं। अनावश्यक अनुच्छेदों को माइंड में रखकर समय बर्बाद ना करें, यहीं से कोई ना कोई अनुच्छेद आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है कि जो बजट फरवरी में आता है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर किसी शब्द का उल्लेख किया जाता है तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद में अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय किसमें है? अनुच्छेद 124 में।
और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो इसी में संख्या बदल जाती है 214, सेम संख्या रहती है 124 और पहले और दूसरे को बदल दिया जाता है, 214 में उच्च न्यायालय आ जाता है। तो 124 में उच्चतम न्यायालय और 214 में उच्च न्यायालय। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 143 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। देखो राष्ट्रपति क्या करता है, अगर कहीं भी लगता है कोई बात समझ में नहीं आ रही है राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए, तो वो किससे सलाह मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात को ये माने। सलाह उसने अच्छी दी, अगर समझ में आ गई तो मान लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है अनुच्छेद 143 के तहत। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 148 कहता है भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा। ऐसा कह सकते हैं ये धन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये भारत सरकार के धन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सारा लेखा जोखा इसके पास होता है, कहाँ पैसा क्या करना है, कितना खर्च करना है। ये अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक महालेखा परीक्षक होगा। देखिए आज इतने ही अनुच्छेदों की बात करते हैं, आप इतने नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। इससे बाहर अनुच्छेद जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और एक आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करिए और लाइक और कमेंट, कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट कर दिया करो, जिससे कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सके।